हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा पिछली बार 2021 में जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के बुकलेट से आज हम CDP पोर्सन से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं किस किस की तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे 2021 के पेपर में। आज की इस वीडियो में हम अपनी स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि मतलब बच्चे ये काम करेंगे, बच्चियाँ ये काम करेंगी, बच्चे रोते नहीं हैं और लड़कियाँ रोती हैं। तो यहाँ पर वो लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहे हैं। सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रोग्रेसिव क्लास में किस तरह की एक प्रगतिशील कक्षा में जो एक प्रोग्रेसिव क्लास है उसमें किस तरह की सुविधा होनी चाहिए? अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। गलत। जो सिलेबस बन गया उसी पर थोड़ी ना अडिग रहना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। निगेटिव। कंपटीशन नहीं करना हमें। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जहाँ पर बच्चे को अवसर देने की बात हो रही है, एक्टिव करने की बात हो रही है, वो ऑप्शन हमारा सही होता है। सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाएगी? तो एक अध्यापिका है, बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें वो उनको इशारे से बता रही है, कुछ चीज़ें सहारा दे रही है, तो उससे क्या बोलेंगे? पाठ देना ना। तो ऑप्शन में पाठ क्या हो जाएगा? अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा कि अध्यापिका बच्चों को हिंट दे रही है, मतलब पाठ प्रदान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? समाजीकरण का क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक। गलत। ये भी गलत, ये भी गलत। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। ऑप्शन चेक करते हैं। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जाती है। नहीं, गलत। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। गलत। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत ये दर्शाता है कि सभी में बुद्धियों की अलग अलग क्षमताएं और अलग अलग दशाएं होती हैं। सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो जो लॉरेंस कोलबर्ग जी ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें अगर कोई बच्चा ये काम कर रहा है कि जो समाज है उसको अच्छा लगे, वो उसकी स्वीकार करे, उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग से वो काम करता है, तो वो किस चीज़ को दर्शाता है? प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत और अमूर्त संक्रियात्मक। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्रथागत। ट्रेडिशनल, जिस तरह से चलते आ रहा है उसी को वो फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष अधिगम प्रक्रिया डैश के महत्व पर जोर देता है। तो लेव वाइगोस्की जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर समाज, संस्कृति और भाषा। तो यहाँ पर संस्कृति कहाँ दिख रही है? यहाँ। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस तरह से वर्णित करते हैं? स्कीमा, है ना? तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। ये सब हमने कई बार आप लोगों को सॉल्व करा चुका है ये सब क्वेश्चंस। तो देखिए ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मूल गुण क्या हो जाएगा? अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हुई, प्री कन्वेंशनल लेवल की। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा विचार सोच में केंद्रीकरण। यहाँ पर बच्चा केंद्रीकरण करना सीखा रहता है। सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। नहीं, सबके लिए अलग अलग होती हैं। विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से होता है। नहीं, हर जगह होता है, हर एनवायरनमेंट में होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। नहीं, विकास जीवन काल चलता है, पूरी लाइफ। विकास बहुआयामी होता है। तो सही ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, विकास बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो और एडल्टहुड तक किस क्रम में बच्चा आगे जाता है, विकास करता है? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सामेधिक, सेंसरी, मूर्त, कंक्रीट, अमूर्त, फॉर्मल। सही ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा। जो
पियाजे जी ने अपना सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने इसी क्रम में दिया है कि सेंसरी मोटर, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए। एक जो कक्षा है, प्रोग्रेसिव क्लास है, उसमें अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग मदर टंग से बच्चे आ रहे हैं, तो उसे आप किस तरह से अपनी क्लास में एडजस्ट करोगे। अध्ययन की प्रक्रिया में बाधा समझ के नहीं, गलत। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये भी गलत। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, बिल्कुल नहीं, मापदंड नहीं करना। हमें बच्चों को अलग थलग समूह में नहीं करना है कि तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम तेज हो, तुम कमजोर हो। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। जो विविधता है वो हमारे अधिगम की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए, बिल्कुल देख लेते हैं। फिर प्रोग्रेसिव क्लास की बात आ गई। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों नहीं, परफॉर्मेंस पर भी हमें ध्यान नहीं देना है। हमें बच्चों के जो एक्टिविटी हैं, अंदर से जो डेवलपमेंट है उसको ध्यान देना है। अभिवेदी समरूपी निर्देशों, गलत। सामाजिक पहचान के आधार पर बच्चों के अलगाव नहीं, मैंने आपको बताया अलगाव नहीं करना है, सबको इंक्लूड करके रहना है। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, तो यहाँ पर बच्चों को अवसर देने की बात हो रही है। और सीडीपी में जहाँ पर बच्चों को एक्टिव करने की बात होती है वो ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आया था उसमें इसमें से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त माना गया है। मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, साथ छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, तो यहाँ पर जो शब्दावली दिव्यांगता यूज करने की बात कही गई है। बाकी विकलांग और मंदित बच्चों को उन्हें विकलांग बोलने के लिए मना किया गया है 2016 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग। तो हम तब से ऐसे बच्चे जो अब शारीरिक रूप से अक्षम है, अशक्त है, उनको दिव्यांग की श्रेणी में रखा जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। एक बच्चा है जो किसी कठिनाई से जूझ रहा है, कोई कमी है उसमें, तो आप एज ए टीचर हैं तो आपको क्या इसमें से नहीं करना चाहिए। दृश्य सभ्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का उपयोग। तो जटिल संरचना नहीं, लचीली संरचना बनानी है। जब वो बच्चा खुद ही अधिगम से जूझ रहा है तो उसको जटिल संरचना देकर आप उसकी परेशानी और बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अतिसक्रियता, अजर्कता। तो सही ऑप्शन अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन मतलब बच्चा हर क्षेत्र में अपनी सोच को विकसित कर सकता है। कोई टॉपिक है उस पर वो अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करना सीख जाता है, हर क्षेत्र में उसका संज्ञान हो जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा अपसारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग मदर टंग से बच्चे आए हैं तो उनको संबोधित करने के लिए आप एज ए टीचर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, टालनी नहीं चाहिए, बात करनी चाहिए, चर्चा के अवसर देने चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। सभी के लिए मानकीकृत अनुकूलों का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, तो बिल्कुल नहीं, रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत नहीं करना है, हमें खंडित करना है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा विविध विन्यासों को उदाहरण लेने चाहिए, अलग अलग तरीके से उन्हें पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयनों पर जोर देकर, इस समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना। तो ये तीनों तो भाई निगेटिव है और सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की अप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो बिल्कुल देख लेते हैं ऑप्शन। बच्चे को दंड देकर नहीं भैया, दंड नहीं देना है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये तीनों तो निगेटिव हैं, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्मिंदगी, शर्मिंदगी क्या है। का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल सही। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, नहीं। उनको जब शर्मिंदगी महसूस होगी तो वो निष्क्रिय रूप से उस पर प्रभाव पड़ेगा। कि भाव को अध्ययन अध्यापन प्रक्रियाओं में बारंबार पैदा करना चाहिए, बिल्कुल गलत। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। शर्मिंदगी से बच्चों पर नकारात्मक निगेटिविटी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना। दोहराना, रट्टा मारना और नकल करना नहीं है।
बिना विश्लेषण के अवलोकन करना भी नहीं है, विषय वस्तु को यंत्रवत केवल रट्टा मानना नहीं है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। यहाँ पर बच्चा जब संबंध खोजेगा तो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, तो जहाँ पर बच्चा एक्टिव होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों को विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो मिस्टेक कर रहे हैं उसको आपको विश्लेषण करना चाहिए कि बच्चे कहाँ पर किस तरह से जो है मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा करने से आपको ऐसा क्यों करना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सके, जो ज़्यादा गलती की है उससे ज़्यादा दंड देंगे, जो कम गलती की उससे कम, ऐसा नहीं है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। बिल्कुल गलत, तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। जब आप समझ पाएंगे कि बच्चे कहाँ पर त्रुटि कर रहे हैं, कहाँ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसी हिसाब से हम नेक्स्ट बार उनको अच्छे से अधिगम प्रदान करेंगे, तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है जब, तो इन ऑप्शन में से कब कठिनाई होगी चेक कर लेते हैं। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, बिल्कुल सही, कंफ्यूज कर देंगे आप उनको तो वो अच्छे से सीख नहीं पाए। वो आंतरिक रूप से प्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जा सके, तो ये तीनों तो पॉजिटिव है, निगेटिव यही है, तो निगेटिव हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तो संतुलित उत्तेजना एक कॉन्फिडेंस लेवल जो एक लेवल पर कंट्रोल्ड है और डर नहीं है बच्चों में, तो ऐसे बच्चे अच्छे से सीख सकेंगे, तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे कौन सी भूमिका निभाते हैं। ज्ञान की संरचना में तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा नहीं है, बच्चे भागीदारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, गलत, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, तो सही ऑप्शन योग्यता सुधार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं नहीं, कंपटीशन करके बच्चे थोड़ी ना आगे बढ़ पाएंगे। पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद, तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। बच्चे अन्वेषण और संवाद जब चर्चा करेंगे, एक दूसरे से अन्वेषण करेंगे, नई नई एक्टिविटी करके नए नए खोज करेंगे, तो अच्छे से सीख सकेंगे, तो उसमें उनके संकलात्मक समझ में बढ़ोतरी होगी, तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाता है। एक बच्ची है जो अब स्वयं से बात करती है कि वो कोई कार्य उससे दिया गया है वह किस प्रकार से करेगी, वो खुद में अपने आप में स्वलीन होकर समझ रही है कि इसे किस तरह से करना है, इसमें क्या क्या सुधार करना है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। संज्ञानात्मक परिपक्वता, स्वनियमन, आत्मकेंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्वनियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। आप मूल्यांकन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, किसी चीज़ का जो निकाल रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो उसमें आपका लक्ष्य क्या हो सकता है। विद्यार्थियों को नामांकित करना, चिन्हित करना, नहीं। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, नहीं, अलग नहीं करना है। कमजोर बच्चे और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको अलग अलग नहीं इंक्लूड करके पढ़ाना है। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मूल्यांकन करने से हमें पता चलेगा कि विद्यार्थियों में कमजोरी कहाँ पर है और कौन कौन से विद्यार्थी किस किस टॉपिक्स पर अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं और उनकी ज़रूरत किस तरह से है। अधिगम में उनका कौन सा नया सुधार लाकर उन्हें आगे अधिगम प्रदान किया जा सकता है। सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग अपने स्कोर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर आरोपित किया जाता है। ऑप्शन चेक करते हैं। केवल अनुवांशिकता पर नहीं, केवल पर्यावरण पर नहीं, न अनुवांशिकता ना पर्यावरण पर, गलत, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो इन्वायरमेंट और जो अनुवांशिकता है दोनों बच्चों के विकास में विभिन्नताएं अलग अलग अनुवांशिकता से अलग अलग पर्यावरण से बच्चे आते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। अब लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोग के 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपके 30 में से 25, 26, 27 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी CDP का पोर्शन तैयार है, वरना अभी आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो लास्ट दिनों में जो आपके टाइम बचे हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सीटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और क्लासेज हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। धन्यवाद।